कुछ लोग मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे और उसमें से एक नाम है मोहम्मद अजीज़ का। अजीज़ जी हमारे साथ में हैं और यही वो शख्स हैं जिन्होंने जब नेताजी पर हमला हुआ था, गोलियां चल रही थी, तब उनको बचाकर निकाल कर ले गए थे। अजीज़ जी, ये कब की बात है जब नेताजी पर हमला हुआ था और क्या यादें हैं आपकी? देखिए, 4 मार्च 84 को नेताजी मैनपुरी ज़िले में कुर्रा थाने के मई खेड़ा गांव एक शादी में शामिल होने गए थे। वापसी में बम्बा की पटरी पे जैसे ही हम लोग पहुँचे तो लेफ़्ट साइड गेहूं के खेतों से गोली चलने लगी। करेल के नेत्रपाल थे, वो पायलट के बहुत शौकीन थे, तो आगे चल रहे थे। हमने मना भी किया था कि नेताजी को स्लोफीलिया हो जाता है, धूल उड़ती है, वो माने नहीं। तो गोली जब चली तो नेत्रपाल के जांग में 4 गोली लगी। इत्तेफाक से मोटरसाइकिल पर एक प्राइमरी स्कूल के छोटे लाल यादव मास्टर भी बैठे थे। उनकी 30 कार्बाइन बदमाश छीन के ले गए और उन्हें गोली गर्दन में मार दी, तो वो वहीं ख़त्म हो गई। गाड़ी में गोली लग रही थी, लेकिन कुछ ऊपर वाले ये कृपा रही कि रेंज दूर थी तो पार नहीं हो पा रही थी। अब हमारे साथ जो शैडो थे श्री राम, उन पर रिवाल्वर थी और कम असला, मतलब कम कारतूस थे। बदमाशों में कितना था हमें जानकारी नहीं। तो हमने उनसे कहा कि तुम नेता जो है उनको एक आध जवाब दिया करो, वो 2-4 फायर चलाएं करें, तुम एक आध जवाब दो जिससे उन्हें एहसास हो जाए कि इन पर भी असला है। और हमने दाहिनी तरफ बम्बा की पटरी, इधर नहरिया बोलते हैं, वहाँ बम्बा बोलते हैं, वहाँ करीब कंधों तक पानी था उसमें। तो दाहिनी तरफ पीछे खिड़की खोल के नेताजी को उधर से निकाल के और बम्बा हम कुर्रा थाने ले गए, करीब 1.5-2 किलोमीटर। तब थाने में बिठाया तो पहले फ़ोन वोन की सुविधा थी नहीं, तो वही वायरलेस से जिले को एसएसपी वगैरह को कहा। वहाँ करमवीर सिंह सरदार जी थे जो पहले डीजीपी बाद में हुए, वो वहाँ एसपी थे। फिर वो वायरलेस करके सभी थानों को बताया गया, सब थाने की फोर्स आई, छानबीन हुई। उसके बाद हम नेताजी को लेके इटावा डाक बंगले में चले गए। अच्छा, नेताजी उस समय गाड़ी में मौजूद थे, किस जगह बैठे हुए थे? वो जैसे वीआईपी लेफ्ट साइड में, ड्राइवर के लेफ्ट साइड में बैठते हैं पीछे की सीट पे। पहले एम्बेसडर गाड़ियाँ थी तो वीआईपी सब पीछे पीछे ही बैठते हैं, तो वो पीछे बैठे थे। मतलब कन्नौज में एक रात्रि, मतलब जो है एट होम में से अटेंड करके नेताजी जो है अपने जसवंत नगर से बारात आई थी, मई खेड़ा में उसमें शामिल होने गए थे। तो कुछ देर बारात में बैठने के बाद और हल्का फुल्का नाश्ता, मतलब वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो करने के बाद चल दिए हम लोग इटावा के लिए, और बीच में यही हादसा हो गया। तो नेताजी के भी गोली लगी थी? नहीं, नेताजी की गोली नहीं लगी, हमारे नहीं लगी, शैडो के नहीं लगी। गाड़ी में लगी करीब 15-16 गोली, लेकिन पार नहीं हुई। लेकिन जो बाहर छोटे लाल और नेत्रपाल मोटरसाइकिल से चल रहे थे, वो पायलटी करने के चक्कर में जिद करके नेत्रपाल ने पायलटी की, तो उनके लगी गोली। वो बम्बा की पट्टी पे गिर गए तो रास्ता ब्लॉक हो गया, गाड़ी निकलने का नहीं था। तब हमने दाहिनी तरफ से नेताजी निकाल के बम्बा में कूद के बम्बा हम कुर्रा थाने ले गए। अच्छा, इस हमले के पीछे क्या कहानी क्या थी? अब देखिए, हम लोग इसके कोई विशेषज्ञ तो हैं नहीं, लेकिन ये हमको जहाँ तक एहसास है ये पॉलिटिकल था, राजनीतिक द्वेष था। क्योंकि ये जसवंत नगर से चुनाव जीतते थे और पार्टियों के लोग नहीं जीत पाते थे, तो किसी ने सोचा होगा कि ये कांटा हमारे सामने से हट जाए तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाए। मेरी अपनी समझ तो यही है, बाकी अब क्या रीजन था वो मैं इसमें कुछ जानकारी है नहीं मुझको। उस घटना के बाद से आप नेताजी के काफ़ी करीब हो गए, विश्वास पात्र हो गए। जी जी, नेताजी बहुत विश्वास करते थे। भावुक होना स्वाभाविक है। नेताजी आज नहीं रहे और जो भी छोड़ के चले गए। अब तो याद ही रह गई हैं, और भगवान से ही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत मिले। और इसके अलावा क्या बचा है? इतने सरल स्वभाव के गरीबों के मसीहा थे। अरे तो मौका दे, कभी भी मैं कह देता था खाना खा लीजिए, घर पे आ जाते थे बच्चों के बीच में,
कभी ऊंच नीच छोटा बड़ा। आपकी हर तरह से मदद की उन्होंने। हाँ, जो कुछ हैं हम आज उन्हीं की बदौलत हैं। हमारे पास तो क्या था, हर समय वो हमारी मदद करते थे और हमारे जैसे लाखों लोगों की मदद करते थे। कभी सो नहीं करते थे, अंदर अंदर मदद कर देते थे। बेटी की आपकी शादी होने वाली थी तब? हाँ, बेटी की शादी हुई थी तो मैं जिद कर गया। मैं कहा तारीख आप बताइए, क्योंकि आपको शादी में रहना है। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं बारात लौटा दूंगा, शादी नहीं करूंगा। नाराज हो गए, कहने लगे क्या बेवकूफ़ी बात करते हो। मैंने कहा आप डेट बताओ। बोले कि भाई आपके यहाँ मौलाना वगैरह तारीख रख। मैं कहा आप मौलाना, पंडित, वाहे गुरु और पादरी सब आप ही हैं, आप जो डेट देंगे उसी में होगी। तो उन्होंने 22 फरवरी 2003 की डेट दी। दिन में शादी थी, 12 बजे बारात आनी थी। अब इत्तेफाक ऐसा हो गया कि राजनाथ सिंह जी ने जो है हैदरगढ़ से रिजाइन कर दिया, वहाँ उपचुनाव घोषित हो गया। अब नेताजी ने अरविंद सिंह गोप को लड़ाया। अब मेरे यहाँ दिन में शादी थी और 26 फरवरी को वोटिंग थी और 22 की शादी थी। नेताजी की 4 सभाएं लगी थी। मैं गया, नेताजी को जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि जगजीवन से कहा कि वहाँ की मेरी मीटिंगें कैंसिल करा दो या शिवपाल से बात कर लो, उन्हें भेज दो। मैं जो है अजीज की लड़की की शादी में जाऊंगा। तो मीटिंग कैंसिल हो गई। फिर वो आए शादी में, करीब 1.5 घंटा बारात में रहे। और मैंने कहा कि हमारे यहाँ जयमाला नहीं होती है, लड़की यहाँ आएगी नहीं, उसे आशीर्वाद देना है तो घर पे चलिए। तो तुरंत जो है तैयार हो गए, घर आ गए। तो नाते रिश्तेदार सब थे ही, तो वो सब टीवी फीवी में देखते थे, अखबार में उनका फ़ोटो देखते थे। तो सब फोटो खिंचाने में लग गए, वीडियो रील बनती रही। वो 1-1.5 घंटा बैठे रहे। यहीं बैठे रहे? हाँ, यहीं सोफा मेरे पीछे, यहीं सोफा था, सोफा पे बैठे रहे। और सभी के साथ फोटो खिंचवाते रहे, बातें करते रहे। ये ऐसा स्वभाव था उनका। हर जगह जाते थे वो, अपने जितने भी करीबी हैं, अजीज हैं लोग, जो भी उनको बुला ले वहीं चले जाते। मैं तो गाड़ी चलाता था, देखता था किसी को, मने गरीब के घर ज़्यादा जाते थे। जसवंत नगर जाते थे, अगर कोई बीमार दिख गया तो कहते थे अजीज इनका नाम लिख लो, पूछ लो क्या बीमारी है। तो लखनऊ से दवा यहाँ से ले जाके जब जाते थे तो वहाँ दवा बंटवाते थे। अब उनके जैसा इंसान। अच्छा, आप तो एक सरकारी गाड़ी के ड्राइवर थे, लेकिन भरोसा वो आप पे इतना करते थे कि बड़े बड़े आईएएस, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सबसे फोन आप ही को कराते थे। ऐसा था, पीए भी होते थे, ले उनकी लकब आ गई। ऐसा उनको वो पड़ गया था कि कोठी पे मैं ड्राइवरी के नाते गाड़ी पे नहीं रहता। जब वो ऊपर होते थे तो ऊपर चला जाता था, वो जिस कमरे में होते थे किनारे खड़ा हो जाता था। तो वो किसी काम के लिए भी, अरे अजीज वो कर लो, अरे अजीज फलाने को बुलाओ। और पहले जो है मोबाइल तो थे नहीं, वो वैसे फ़ोन थे जो घुमा घुमा के, तो वो कहते फलाने सचिव को मिला दो फ़ोन, फलाने उसको मिला दो फ़ोन। इतना अटूट विश्वास। पैसा कभी नहीं रखते थे। थैली मिल रही है 51,000 की, मिल रही है 1 लाख की, मिल रही है, वो सब बेहद विश्वास करते थे। अब क्या बताएं, विधि का विधान है, यहीं तो इंसान हार गया है। बड़े साहसी और निडर भी थे। साहसी निडर ऐसे थे कि इंदिरा जी के मरने पे जो कांड हुआ और दूसरे दिन सरदारों की कॉलोनी में कानपुर चले गए और वहाँ तय खानों में, मकानों में जा रहे हैं, सरदारों से बात देख रहे हैं, चीख पुकार मची है। और हम स्टाफ के लोग अंदर डर रहे हैं कि कहीं सरदारों को गुस्सा ना आ जाए। लेकिन नहीं, बहुत बेहद निडर थे। एक दफ़ा कोई बात चली, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने धमकी दे दी कानपुर में मीटिंग नहीं करने देंगे। दूसरे दिन मीटिंग रख ली कानपुर में घंटाघर पे और बयान दे दिया कि मैं घंटाघर में मीटिंग कर रहा हूँ, रोक पाओ तो रोक लेना। बेहद हिम्मत, क्या बताएं। आप एक किस्सा बता रहे थे फूलन देवी से जब आमना सामना हो गया। वो तो औरैया से जमुना पार कर रहे थे नाव से,
तो वो इलाका चंबल बीहड़ है। तो एक कचहरी गांव में प्रधान की लड़की की शादी में जा रहे थे, तो नाव में वही कुछ डकैत थे, फूलन देवी का गिरोह था। उसी के साथ हमने जमुना पार की थी। लेकिन वो लोग अपना बैठे एक किनारे, दूसरी तरफ किनारे पे हम बैठे थे, कोई कैसी बात नहीं हुई, वह चले गए पार करके। वही मतलब है कि हिम्मत थी उनमें, डरते नहीं थे और इंसाफ परस्त थे एकदम। अब दुनिया छोड़ के चले गए। कोई और स्मृति उनकी ऐसी जिसमें उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मदद की हो लोगों की, कोई बहुत भावनात्मक आपका कोई ऐसा स्मृति? अब भावनात्मक स्मृति तो एक किस्सा है, थोड़ा मुझे काफ़ी दिन पुराना है। जब मुख्यमंत्री बने तो एक पंडित जी थे, गरीब थे, कानपुर के थे, 3 बेटी थी उनकी। तो जब वो इटावा जाते थे तो मुलाकात उनकी होती थी। तो जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत गरीब थे बेहद, लड़की की शादी नहीं कर पा रहे थे। तो वो आए, बहुत से लोग नेताजी की कोठी में नहीं सिक्योरिटी जाने देती थी, तो वो अजीज के यहाँ चलो वो मिलवा देगा, तो हमारे यहाँ आ जाते थे। तो पंडित जी कहने लगे कि बिटिया की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बिटिया की शादी के लिए कोई मदद हो कर दे नेताजी। तो मैं कहा अच्छा पंडित जी आप यहाँ रहो, हम बात करके बताएंगे। तो मैंने उनके कान में नेताजी को बताया। तो बेटी की, तीनों बेटी की शादी में उन्होंने मदद की, लेकिन बंद लिफाफा, हमें ये नहीं पता कि क्या दिया। ले पंडित जी खुश रहे, शादी कर दी उन्होंने, बेटियों की शादी कर दी। तो उनके अंदर बहुत ही ये भावना थी कि गरीबों की जितनी मदद कर सके उतनी की जाए। बड़े कड़े फैसले लेने में भी वो उनका नाम होता है कि बहुत कठोर फैसले लेते थे, किसी की चिंता नहीं करते थे। नहीं, ये नहीं डरते थे। कभी कभी रामशरण दास जी, जनेश्वर मिश्र जी, बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खां पार्टी में ये बैठ के कोई निर्णय लेते थे पार्टी स्तर पर। तो हम लोग जैसे कहीं चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं, 10 आदमी खड़े हैं, तो किसी निर्णय की लोग पब्लिक में बुराई होती थी, तो हम लोग जब जाते थे गाड़ी में तो हम कहते साहब आपने ऐसा जी कुछ किया है पार्टी की तरफ से, लोग तो बड़ा विरोध कर रहे हैं सड़कों पे, कह रहे हैं अच्छा काम नहीं है। तो सुनते थे, सुनने के बाद विचार करके और कई निर्णय उन्होंने चेंज किए। तो वो अगर हमने कोई बात कह दी, चपरासी ने कोई बात कह दी, सैडो ने कोई बात कह दी, तो गंभीरता से सोचते थे कि ये बात क्यों कह रहे हैं। ये नहीं कि डांट दिए कि चलो हटो, जैसे आजकल लोग कर देते कि चलो हटो, तुम्हें क्या मतलब है इससे। वो चीज़ उनमें नहीं थी। सुनते थे और उस पर विचार करते थे, अगर चेंज होने लायक होता था तो करते थे। ऊंच नीच और भेदभाव को उन्होंने कभी नहीं माना। आप लोग ड्राइवर और इतने छोटे कर्मचारी रहे, लेकिन आपके घर में वो खाना खाने आते थे? मेरे घर में क्या, मैं किस्सा है क्या है कि हम लोग जो है मैनपुरी गए, डाकबंगले में थे, तो इनकी पार्टी के रामेश्वर वाल्मीकि किसनी के एमएलए थे। विधायक जी ने कहा कि नेताजी नाश्ता घर पे कर लो, तो तुरंत तैयार हो गए। और जब तैयार हो गए तो अब वहाँ जो लोग थे वो हिचकने लगे, तो कहने लगे बेवकूफ़ हो क्या, वो भी तो इंसान हैं, इंसानियत नहीं है तुम में, चलेंगे नाश्ता करने। और वाल्मीकि के यहाँ सुबह 9 बजे पहुँच गए, तो 10-20 लोग साथ थे। तो वहाँ ऐसा लगा कि वाल्मीकि जी के यहाँ नाश्ता है, लेकिन वहाँ गए तो वाल्मीकि जी ने सब होटल की व्यवस्था, वेटर होटल के थे, वहीं से नाश्ता सब मंगाया था, वो ही सर्व कर रहे थे, तो सब ने वहाँ नाश्ता किया। मतलब उनमें ये नहीं था, वे तो उन्होंने किया वाल्मीकि जी ने, अगर वो अपने यहाँ से बना के देते तो अभी वो नेताजी पीछे नहीं जो है वो तैयार हो जाते। उनमें ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत कुछ नहीं थी। हम उनके घर में किसी कमरे में चले जाते थे, नौकर नहीं है तो खाना परोस के हम ही दे देते थे उनको, पानी दे देते थे, दवा दे देते थे। कभी उन्होंने ऐतराज़ ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया उस परिवार में ऐतराज़। चाहे जिसका मतलब जो है, हम घर में किसी भी जगह हम घुस जाते थे, कोई रोक नहीं थी और न कोई परहेज था। अखिलेश यादव भी आपके सामने बहुत छोटे रहे होंगे? हाँ, ये 6ठी क्लास में धौलपुर में एडमिशन हुआ था, तो वहीं हम कभी कभी जाते थे, इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें या छुट्टियों में इनको लेने जाना है
या जब छुट्टी खत्म हुई पहुंचाने जाना है। तो कम उम्र थी तो कभी कभी कहते थे कि हमारे पापा नहीं आते, सबके मम्मी पापा आते। तो हम यही समझाते थे कि वो राजनीति कर रहे हैं, टाइम नहीं है, और आपकी मम्मी बीमार रहती हैं तो आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। घर के बाकी लोग तो आपकी बुआ आती हैं, चाची आती हैं, हम लोग सभी आते हैं। तो कभी कभी अखिलेश की लिए चिट्ठी लिखते थे ऑफिस में, तो प्राइवेट सेक्रेटरी कह देते कि लिख दो कि खूब मेहनत से पढ़ाई करें, ज़िंदगी में यही काम आएगा। बस 2 ही लाइनें लिखते थे और कुछ नहीं लिखते थे। तो जो है वो पूरे जनता की सेवा में लगे रहते थे और किसी चीज़ पे वो नहीं रखते थे कि जो है हमें ये वहाँ किसी के यहाँ नहीं जाना है, पहले हम अपना घर देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आप तो राज्य संपत्ति विभाग में ड्राइवर रहे, उसके बाद मैनेजर हो गए, इसमें नेताजी का योगदान? ऐसा था कि मैं नेताजी के साथ ड्राइवर था तो मैं इंटर तक पढ़ा था। मैंने जिक्र किया तो उन्होंने राम गोपाल जी से कह के मुझसे कहे कि इनसे BA करा दो। अब उनके दिमाग में क्या थी मुझे नहीं मालूम। तो प्रोफेसर साहब ने मेरा फार्म भरवा दिया प्राइवेट, उसमें कानपुर यूनिवर्सिटी से, इटावा कॉलेज से, जहाँ प्रोफेसर साहब ड्यूटी करते थे, जहाँ नौकरी करते थे। किताबें दे दी मुझे तो मैं गाड़ी में रखता था, नेताजी मीटिंग सीटिंगों में रहते थे, मैं अपना पढ़ता रहता था। तब 2 ही साल का BA था उस जमाने, 85-86 में। तो जब BA हो गया तो राज संपत्ति विभाग की रूपरेखा मुझे मालूम थी, तो मैंने कहा मैनेजर की पोस्ट में सुकून भी है और ड्राइवरी में 24 घंटे भाग। बहुत से इनके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो हम अगर नहीं भी हैं तो ये दूसरे साधन से चले, रिक्शा तक से चले जाते थे ऑफिस। प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह शिकायत करते थे, उन्हें डांट देते थे, कहीं घूमने नहीं गया, किसी काम से गया होगा। तो ये उदारता उनकी थी। तो जब BA हो गया तो फिर ये अजय नेता विरोधी की हैसियत से कई स्टेटों में चिट्ठी लिखी, उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन बैठे सेब बनवा रहे थे, कहने लगे अब तुम मुझसे कभी मैनेजर की सिफारिश की मत कहना, और मैं अब नहीं करूँगा, और जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब तुम्हें मैनेजर बनाऊंगा। पता नहीं क्या उनकी जबान पे सरस्वती थी, क्या था कि 6 महीना बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। और जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने तुरंत फाइल मंगा के ऑर्डर कर दिए। मतलब ऑर्डर क्या, जब मुख्यमंत्री में शपथ लेने जा रहे तो स्टेट ऑफिसर पूछने गए कि साहब आपकी ड्यूटी के लिए ड्राइवर वही अजीज को लगाएं किसी और को लगाएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, कोई ड्राइवर ऐसा लगाना जो शराब वगैरह न पीता हो, अजीज की तरह हो, और अजीज को तो अब मैनेजर बनना है। तो वो स्टेट अफसर ने फिर दूसरे ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी। फिर हमें उन्होंने बुलवाया अपने शैडो से, कहे तुम्हारी ड्यूटी इसलिए नहीं लगवाई है, तुम्हें मैनेजर बनाएंगे। और फिर उसके बाद मैनेजर के ऑर्डर कर दिए तो मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के बाद इधर उधर मेरी ड्यूटी लगने लगी, तो समय समय में मैं अपना मिलने कभी चला जाता था, लेकिन कोई उनकी प्यार मोहब्बत में फ़र्क नहीं था, उसी तरह से मिलते थे। तो मोहम्मद अजीज़ साहब हैं, नेताजी के बेहद अजीज़ लोगों में इनकी गिनती होती रही और लंबा समय इन्होंने नेताजी के साथ दिया। आज नेताजी नहीं हैं तो उसका गम भी इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। इनका शोक जो है, इनका दुख व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।